Hello, friends. I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is meiosis, the reduction division. जैसा आपको मालूम है, सेल डिवीज़न मेनली हर ऑर्गेनिज्म में दो तरह का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस से तो क्रोमोसोम्स नंबर सेम रहते हैं, ज़्यादातर इसको यूज़ होता है जब इसको ग्रोथ वगैरह होती है। और मियोसिस में क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर डिवीज़न के बाद हाफ हो जाते हैं, तो ये गैमीट फॉर्मेशन में मेनली यूज़ होता है, जिससे कि हाफ क्रोमोसोम हो जाए। फिर जब फर्टिलाइजेशन होता है तो गैमीट्स मिलते हैं, तो फिर वो क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहते हैं। तो यहाँ पर हम मियोसिस के ही बारे में पढ़ेंगे डिटेल। जो इंटरफेज है उसको हम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो माइटोसिस के साथ में डिटेल आ जाता है। तो यहाँ इसमें कुछ चीज़ें जो मेन है मियोसिस के बारे में, उसको पहले ले लेते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि वो सेल्स जिनमें मियोसिस होती है उनको हम क्या कहते हैं, मियोसाइट्स। तो पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया कि ये क्या होगा, इन मियोसाइट्स। मियोसाइट सेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। जैसे स्पोर मदर सेल्स हो सकती हैं, या जब गैमीट्स बनते हैं तो गैमीटोसाइट सेल्स हो सकती हैं। तो ये चीज़ पहली आ गई कि ये जो है वो मियोसाइट्स में होता है। कॉमन नेम जो इनके लिए यूज़ करते हैं हम वो है मियोसाइट्स। ये मियोसाइट्स का क्वेश्चन आया हुआ है 2013 में। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि मियोसिस के बाद क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, मतलब हैप्लॉइड स्टेज आ जाती है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें हैप्लॉइड जनरेशन भी रहती है और डिप्लॉइड भी रहती है, जैसे हैप्लोडिप्लोमा एंटिक लाइफ साइकिल हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में पढ़ी है। तो वहाँ पे क्या होता है, यदि मियोसिस हो रही है इसका मतलब क्या हो गया, वो हैप्लॉइड फेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले डिप्लॉइड फेज था। तो जो इस तरह के ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉइड फेज बताता है कि मियोसिस यहाँ से शुरू हो रही है। फिर इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाते हैं। क्रोमोसोम नंबर हाफ। जैसे ह्यूमन बीइंग में एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो जब गैमीट्स बनते हैं तो 23 स्पर्म में जाते हैं और 23 ही ओवम में जाते हैं। तो ये इसकी दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ क्या है, ये सेल डिवीज़न जो होता है ये दो स्टेजेस में होता है। एक तो होता है मियोसिस 1 एंड दूसरा है मियोसिस 2। इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन मियोसिस 1 से पहले तो इंटरफेज होता है, एस फेज होता है। एस फेज में क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। तो रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए हो जाता है, उसके बाद मियोसिस 1 होती है, फिर दोबारा फिर एस फेज नहीं आता है, माने दोबारा डीएनए रिप्लिकेशन नहीं होता है। फिर इसके बाद मियोसिस 2 आ जाता है। ये क्वेश्चन है 2022 का नीट का क्वेश्चन है कि एस फेज जो है वो केवल मियोसिस 1 से पहले होता है, 2 से पहले नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब ये होता है, अभी हम जब पढ़ेंगे डिटेल में तो हम देखेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पेयरिंग होती है उनकी इसमें, और पेयरिंग ऑफ होमोलोगस होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन होते हैं, जिनमें जीन्स का अरेंजमेंट और क्रोमोसोम का साइज शेप एक सा होता है। इसीलिए क्रोमोसोम्स पेयर्स में होते हैं। पेयर्स का मतलब क्या है, उस पेयर के दोनों इंडिविजुअल जो होंगे क्रोमोसोम वो एक जैसे होंगे बिल्कुल, जीन अरेंजमेंट में भी, शेप में, साइज में। तो ये इनकी पेयरिंग होती है। अब वैसे तो ये अलग अलग पड़े रहते हैं, लेकिन जब ये मियोसिस होती है तब इनकी पेयरिंग होती है।
किस स्टेज में होती है वो अभी हम देखेंगे इसको। और इसमें क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब गैमीट्स बनने में बिल्कुल एग्जैक्ट पेरेंट्स जैसी ही जेनेटिक मटेरियल नहीं रहेगा, उसमें थोड़ा चेंज आ जाता है क्योंकि यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होता है। वो भी अभी हम डिटेल में देखेंगे। ये भी रिकॉम्बिनेशन वाला भी, ये भी 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें होता है। फिर इसके बाद कितने सेल्स बनेंगे इससे, 4 हैप्लॉइड सेल्स। मियोसिस होने पर 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डिवीजन या मियोसिस होने से पहले क्रोमेटिड मटेरियल क्या हो जाता है। क्रोमेटिड मटेरियल का क्या होता है, इसको हम देखते हैं कि एस फेज में जब ये डुप्लीकेट हो जाता है डीएनए, डीएनए का स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ा है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या रहता है, फिर ये हिस्टोन प्रोटीन के साथ में ये क्रोमेटिड बना देता है। ये हिस्टोन प्रोटीन जो है ऑप्टोमर, ये न्यूक्लियोसोम है, और ये क्या है, क्रोमेटिड। डीएनए जो है न्यूक्लियोसोम के साथ ये क्रोमेटिड बनाता है। और जब सेल डिवीजन होना होता है उस समय ये क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड हो जाता है। क्रोमेटिड जो है वो इस तरह से हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड हो जाता है, और ये थिक हो जाता है, तो ये आसानी से दिखाई देने लगता है। और जब डीएनए डुप्लीकेशन होता है तब क्या हो गया, ये भी डुप्लीकेट हो गया क्योंकि डीएनए का अमाउंट बढ़ गया, और ये एस फेज में इस तरह से हो जाता है। एक पॉइंट पर यहाँ पर ये कंस्ट्रिक्शन होता है, एक क्रोमेटिड ये है, एक क्रोमेटिड ये है, और ये कंस्ट्रिक्शन है, ये कहलाता है सेंट्रोमियर। और ये थिक होने पर ये क्या बन गया, क्रोमोसोम बन गया। इसकी कॉइलिंग ज़्यादा हो गई और ये थिक हो गया, और क्या बन गया, ये क्रोमोसोम बन गया। और इसमें सेंट्रोमियर पर ही, यहाँ पर सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर केवल कंस्ट्रिक्शन है, यहाँ पर जो है ये कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। और एक यहाँ पर इस जगह पर जहाँ पर सेंट्रोमियर है वहाँ पर बटन के शेप के प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं काइनेटोकोर। तो ये काइनेटोकोर जो है ये भी हम सेल डिवीजन में यूज़ होगा टर्म, क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स जो बनते हैं वो काइनेटोकोर पे ही आके अटैच्ड होते हैं। तो जब डिवीजन होगा तो ये सेंट्रोमियर जो दोनों क्रोमेटिड्स को जोड़ के रखे हुए हैं, ये बाद वाली स्टेज में अलग होते हैं, अदरवाइज स्पिंडल जो है यहाँ काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर्स जुड़ते हैं। तो हम क्रोमोसोम जो बनाएंगे आगे सेल डिवीजन में, उसमें हम ये स्ट्रक्चर ही लेंगे और इसको हम इस तरह से शो करेंगे। ये क्रोमोसोम हो गया, ये इसका सेंट्रोमियर हो गया, और ये दोनों इसके क्रोमेटिड्स हैं, ये एक क्रोमेटिड ये, एक क्रोमेटिड ये सेल डिवीजन एस फेज में ये डबल हो गया था। तो इस तरह से ये हम यूज़ करेंगे क्रोमोसोम को। अब मियोसिस का हम देखते हैं, काफ़ी लंबा प्रोसेस है, और इसमें इसको हम कई स्टेप्स में बांट सकते हैं। मेनली तो मियोसिस 2 मेन पार्ट में बटी होती है। एक तो मियोसिस डिवीजन है, एक होता है इसका मियोसिस 1, और एक होता है इसका मियोसिस
सेकेंड। अब मियोसिस 1 में ये 4 स्टेजेस हैं। ये है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। इसके बाद आता है मियोसिस 2। लेकिन ये प्रोफेज जो है ये काफ़ी लंबा होता है और इसमें भी 5 स्टेप्स होते हैं। एक तो लेप्टोटीन फर्स्ट स्टेज, फिर जाइगोटीन, फिर पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। इसके बाद जो है मेटाफेज आएगा, फिर एनाफेज, टीलोफेज। इसके बाद एक रहता है इंटर काइनेसिस। ये इंटरफेज स्टेज नहीं है, ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, बहुत थोड़ी देर की होती है। ये न्यूक्लियर डिवीजन है, ये भी न्यूक्लियर डिवीजन, तो इनके बीच में जो गैप है वो है इंटरकाइनेसिस। ये बहुत थोड़ा देर के लिए होता है। ये इसमें ऐसा कोई भी इवेंट खास नहीं होता जिसको कि ज़्यादा लंबा हो पढ़ना पड़े। ये इसमें भी यही 4 स्टेप्स होते हैं। यहाँ पे हम कहेंगे इसको प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2, क्योंकि ये मियोसिस 2 है। तो ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसा माइटोसिस में होता है। ये जोड़ा लंबा होता है, इसमें प्रोफेज सबसे लंबा होगा और फिर प्रोफेज में क्योंकि 5 ये सब स्टेप्स हैं इसलिए। तो ये तो है पूरा इसका 4 की किस स्टेप में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मियोसिस 1 और मियोसिस 1 का प्रोफेज और प्रोफेज का लेप्टोटीन। तो हम ये देखते हैं कि लेप्टोटीन में क्या होगा। तो सबसे पहले आ जाता है इसका प्रोफेज जो होता है वो माइटोसिस के प्रोफेज से बड़ा होता है, क्योंकि ये 5 स्टेप्स में बटे हैं। किस बेसिस पर? क्रोमोसोमल बिहेवियर, किस तरह से क्रोमोसोम बिहेव कर रहा है उसके हिसाब से ही ये इसमें 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला हो गया लेप्टोटीन। तो यदि हम डायग्राम लें तो इंटरफेज स्टेज जो होती है उसमें ये सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमेटिन मटेरियल, पतले पतले धागे होते हैं। इनको हम देख नहीं सकते, तो इसको नेकेड आई से हमें अलग अलग क्रोमेटिन मटेरियल भी खाली दिखाई देगा, क्रोमोसोम्स नहीं दिखाई देते। ये है इंटरफेज की स्टेज। अब जब जैसे जैसे प्रोसीड होगा प्रोफेज आएगा। अब प्रोफेज के एंड होने तक ये क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, कॉइल होना शुरू हो जाते हैं और थिक हो जाते हैं और ये क्रोमोसोम में चेंज हो जाते हैं। तो हमें ये क्लियर दिखने लगेंगे। और प्रोफेज के साथ साथ क्या होगा कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ख़त्म हो जाती है, न्यूक्लियोलस ख़त्म हो जाता है और जो कुछ ऑर्गेनेल्स हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम आगे ये मान के ही चल रहे हैं कि ये ख़त्म हो गया, क्योंकि जैसे जैसे ही प्रोफेज ख़त्म होगा तब तक ये पूरा ख़त्म हो चुका होगा। और इसमें यहाँ पर एनिमल सेल में तो सेंट्रियोल होता है जिससे स्पिंडल फाइबर बनता है, और प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता, लेकिन वहाँ पर इस साइटोप्लाज्म में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो स्पिंडल फाइबर्स बना देते हैं। तो
इंटरफेज के बाद प्रोफेज, प्रोफेज का फर्स्ट स्टेज लैप्टोटीन, और लैप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम जो है हम इनको ये कंडेंस होना शुरू होते हैं क्रोमेटिड्स, और हम क्रोमोसोम्स को आसानी से देख सकते हैं अंडर लाइट माइक्रोस्कोप अलग अलग। कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूज थ्रू आउट द फेज। तो इसमें क्या होगा, हम ये लेके चल रहे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो खत्म होनी शुरू हो गई, न्यूक्लियोलस भी खत्म हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हमें दिखेंगे क्रोमोसोम्स जो है वो हम देख सकते हैं। डबल तो नहीं दिखेंगे, और इस तरह के क्रोमोसोम हमें दिख जाएंगे, क्योंकि क्रोमेटिड क्या हुआ है, कॉम्पैक्ट हो, और ज़्यादा कॉइल्ड हो गया और मोटा हो गया, थिक हो गया, तो ये क्रोमोसोम जो है विजिबल हो जाएंगे। थोड़ी थोड़ी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी रहेगी उसमें, लेकिन अभी ये ख़त्म हो गई है। और ये जो सेंट्रियोल है, सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, दोनों दो अपोजिट पोल्स पे चलने लगते हैं, तो ये हो गया लैप्टोटीन का। लैप्टोटीन में काली क्या हुआ, क्रोमोसोम्स जो हैं विजिबल, कैसे, अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। यहाँ पे विजिबल नहीं थे, यहाँ लैप्टोटीन में ये विजिबल हो जाते हैं। फिर आ गया जाइगोटीन स्टेज। जाइगोटीन में क्या होता है, ये बहुत सारे हैं, यहाँ पे हमने 4 लिए हैं, क्योंकि हम पूरे स्टेज में 4 लेके ही चलेंगे समझाने के लिए, अदरवाइज ह्यूमन बीइंग के इसमें ये 46 है। तो क्या होता है, अब जाइगोटीन में ये पेयरिंग हो जाती है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम, मान लो ये वाला क्रोमोसोम और ये वाला क्रोमोसोम क्या है, होमोलोगस है, मतलब बिल्कुल एक जैसा है, तो ये दोनों क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे, पेयर कर लेंगे। इससे जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, जितने क्रोमोसोम होंगे 46 हैं, तो 23 इसमें 22 पेयर्स तो ऑटोसोम्स है ही हैं होमोलोगस, तो वो पेयरिंग कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहला तो क्या होता है, ये पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इसको कहते हैं सिनेप्स। क्या कहलाता है ये, सिनेप्सिस। मतलब इसमें क्रोमोसोम हमें 2-2 साथ साथ दिखाई देंगे इस तरह से, एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, क्या हो गया, पेयरिंग हो गया। लेकिन क्योंकि दोनों में ये 2-2 थे क्रोमेटिड, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, टेट्राड। ये बाइवेलेंट है या टेट्राड है, बाइवेलेंट इसलिए क्योंकि 2 क्रोमोसोम है ये, और यदि ये 4 हमें स्ट्रक्चर दिखने शुरू हो जाते हैं तो ये टेट्राड कहलाते हैं। ये क्वेश्चन सिनेप्सिस का किस स्टेज में ये पेयरिंग होती है, ये आया हुआ है 2016 में और 2020 में ये क्वेश्चन आया है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम किस स्टेज में हुआ, ये जाइगोटीन में। यहाँ पर हम एक चीज़ और कर दें इसमें, कि यहाँ पर जो टर्म यूज़ करेंगे, ये तो हो गए होमोलोगस क्रोमोसोम, ये जो क्रोमेटिड्स हैं, माने एक ही क्रोमोसोम की जो क्रोमेटिड है उनको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, और जो ये वाले हैं, इसका एक और एक इसका, ये क्या कहलाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। एक ही क्रोमोसोम की, ये मान लो हम नंबरिंग कर दें 1 2 3 4, तो 3 4 क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड, 1 2 क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड, लेकिन 2 और 3 क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, माने ये अलग अलग क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड हैं। तो इसमें ये यहाँ पर ये पेयरिंग हो गई। हम यहाँ पर इनको अलग कलर से दिखा देते हैं, जिससे कि आगे की स्टेज समझने में आसानी रहेगी। एक को हम
ये होमोलोगस है, ये होमोलोगस है, ये है जाइगोटी, और ये जो दिख रहा है ये क्या है, बाइवेलेंट। बाइवेलेंट कहते हैं क्योंकि ये दो हैं क्रोमोसोम, और इनके भी हर एक के दो दो, अभी उतने क्लियर नहीं, अगले स्टेज में ये बिल्कुल क्रोमेटिड्स अलग अलग क्लियर दिखाई देंगे। और ये क्या बना लेते हैं, टेट्राड बना लेते हैं, जब ये 4 क्रोमेटिड्स हमें दिखाई देंगे। क्रोमोसोम तो 2 है और क्रोमेटिड्स मिला के 4 है, तो ये हो जाती है जाइगोटीन की स्टेज। और इसमें ये बाइवेलेंट या टेट्राड ये कहलाते हैं। ये है 2012 में पूछा गया है, तो ये किस स्टेज में आएगा, जाइगोटीन में। अब थर्ड स्टेप है पेकाइटीन, जो कि बहुत सबसे लंबा होता है। जो इसके प्रोफेज की जितनी भी स्टेजेस हैं उनमें सबसे लंबा पेकाइटीन होता है, क्योंकि जो क्रोमोसोम जो क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन वगैरह जो होता है इसमें, वो पेकाइटीन में ही होता है। तो थर्ड आ गया क्या, नेक्स्ट स्टेज पेकाइटीन। इसमें क्या होता है, बाइवेलेंट जो क्रोमोसोम्स थे वो क्लियरली टेट्राड के रूप में दिखने लगते हैं, मतलब उनमें क्रोमोसोम्स में क्रोमेटिड्स बिल्कुल अलग अलग दिखने लगेंगे आपको। एक क्रोमोसोम ये था, इसके दोनों क्रोमेटिड्स क्या हो गए, क्लियर दिखने लगे। दूसरा क्रोमोसोम ये था, इसके क्या दिखने लगे, क्रोमेटिड्स अलग अलग दिखने लगे, मतलब बिल्कुल टेट्राड्स ये बिल्कुल साफ दिखने लगेंगे। ये वाला है, इसके भी दोनों क्रोमेटिड्स अलग अलग हो गए। तो इस स्टेज पे पेकाइटीन पे क्या हुआ कि ये क्रोमेटिड्स अलग अलग दिखने लगे। ये यहाँ पर इस तरह से, इसमें इतना क्लियर नहीं थे, यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, दिखने लगते हैं। अब क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हमने बता दिया, इस केस में नॉन सिस्टर कौन सा होगा, ये वाला और ये वाला। तो इसमें क्या होता है, ब्रेक हो, यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा और ये इस तरह से इस तरह से हो गया। ये हो गया क्रॉसिंग ओवर। इनके बीच में इस तरह का हो जाएगा, ये इस तरह से यहाँ पर ऐसे इसमें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं होगा। क्रॉसिंग ओवर क्या है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि ये वाला क्रोमेटिड जो है इसमें ये वाला जेनेटिक मटेरियल ऐड हो जाएगा, इतना पोर्शन, और जो ये वाला है इसमें इसके ग्रीन वाले में इतना रेड वाला ऐड हो जाएगा, तो क्रॉस ओवर हो गया। इतना पोर्शन जो है ना
इतना इतना पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक का ये एक्सचेंज हो गया। इस वाले के साथ में ये वाला आ जाएगा और ग्रीन वाले के साथ में ये रेड आ जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन आनी चाहिए। क्रॉसिंग ओवर इज एक्सचेंज ऑफ genetic material between non-sister chromatids of homologous chromosomes। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो है किसके बीच में हुआ, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2016। किस स्टेज पर क्रॉसिंग ओवर होता है। इसमें एक एंजाइम भी यूज होता है जिसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेज, क्योंकि इसको रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। इस तरह से क्या हुआ, ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो कहाँ पर जुड़ गए, इस जगह पर, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो गए, जुड़ गए। तो यहाँ पर एक गांठ सी दिखाई देगी। ये क्या दिख रही है, ये एक नोड दिख रही है यहाँ। ये क्या कहलाता है, ये नोड जो है ये सिनेप्टिकल नोड कहलाती है। तो पेकाइटिन में क्या हुआ पहले कि ये दोनों जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे उनके क्रोमेटिड्स क्लियर हो गए, तो ये टेट्राड दिखने लगे। फिर उनके बाद इसमें क्या हो गया, इनके बीच में ये क्रॉसिंग ओवर हो गया। थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो जाता है वहाँ पर और ये आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है ये एक्सचेंज कर लेते हैं और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के जो क्रोमोसोम्स हैं वो, तो इस तरह से ये हो जाता है पेकाइटिन। अगला है डिप्लोटिन। अब क्या होता है, ये जो सिनेप्टिनेमल कॉम्प्लेक्स है ये टूट जाता है, डिसॉल्व हो जाता है और रिकॉम्बिनेंट जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो उसमें ये जो दो क्रोमोसोम्स हैं इनमें सेपरेट होना शुरू करते हैं, केवल इस क्रॉसिंग ओवर वाले पॉइंट्स को छोड़ के बाकी जगह, मतलब ये क्या होना चाहेंगे, अलग अलग दूर दूर जाना चाहेंगे। कैसे दूर दूर जाएंगे, क्या हुआ यहाँ पर, ये क्या हो गए, रिपल्शन, दूर हो रहे हैं। यहाँ पर भी ये क्या हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, दूर, केवल कहाँ छोड़ के, जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था। तो डिप्लोटिन में क्या होता है, रिपल्शन, ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्या करते हैं आपस में, ये सेपरेट होना शुरू करते हैं। जो बाइवेलेंट है ये या होमोलोगस क्रोमोसोम ये आपस से अपने से दूर करते हैं, केवल किस जगह को छोड़ के, जिस जगह पर ये क्रॉसिंग ओवर हुआ है। तो यहाँ पर ये इस तरह का दिखाई देंगे। ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये पेकाइटिन थी,
अकाइटिन स्टेज थी और ये डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन स्टेज में क्या हुआ कि ये बाइवेलेंट जो है ये सेपरेट होने लगते हैं ये, और इनके बीच में यहाँ पर इनके सेपरेट होने से क्या होता है, एक क्रॉस ये बन गया और एक क्रॉस ये बन गया, क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। इस क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, कियाज्मेटा। ये जरूरी नहीं है कि दो जगह पर ही रिकम्बिनेशन, जितनी जगह भी ब्रेक होगा ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। बहुत से क्रोमोसोम बहुत लंबे लंबे होते हैं तो वहाँ पर ये कियाज्मेटा बहुत ज़्यादा बनते हैं, किसी किसी में एक भी बन सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये रिपल्शन से दूर हुए और ये सेपरेट होने लगे और क्या बन गया, कियाज्मेटा बन गया। क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर जो है इसको हम कियाज्मेटा कहते हैं। और ये इस स्टेज में क्या होता है ये पूछा गया है 2018 में। डिप्लोटीन में क्या हुआ, ये दूर होने लगे केवल किस जगह को छोड़कर, जिस जगह क्रॉसिंग ओवर हुआ है। ये हो गया डिप्लोटीन। अगला स्टेज आती है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होता है, इसको हम टर्म यूज करते हैं, वो कहलाता है टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा। और इस स्टेज तक आते आते ही क्रोमोसोम फुली कंडेंस्ड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से जो शुरू हुए थे धीरे धीरे कंडेंस और मोटे होते गए थे। जैसे ये लास्ट स्टेज आएगी डाइकाइनेसिस वाली, ये पूरी तरह से ये जितना मैक्सिमम कंडेंस हो सकते हैं उतना होंगे। इसीलिए हम जब स्टडी करते हैं तो मेटाफेज क्रोमोसोम को करते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से कंडेंस होकर मोटे मोटे खूब डार्क स्टेन स्पेक्ट्रोस्कोप में दिखाई देते हैं। टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2016 और 2021 में। किस स्टेज में होता है ये, इसमें क्या होता है, जैसे रस्सी में गांठ लगा के फिर आप रस्सी खींचो तो क्या होता है, गांठ आगे खिसक जाती है। ऐसे ही यहाँ होता है, ये पुल हो रहे हैं तो ये कियाज्मेटा क्या होगा, आगे खिसक जाएगा। तो ये किस तरह से हो जाएगा, आप माने ये खिसक गया, कियाज्मेटा खिसक गया, ये पोर्शन थोड़ा सा रह गया, यही पोर्शन ज़्यादा हो गया। यहाँ पे क्या था, ये ज़्यादा था क्योंकि कियाज्मेटा इस जगह था, लेकिन ये और खींचने की वजह से कियाज्मेटा क्या हुए, खिसक गया, इधर का इधर खिसक गया, इधर का इधर, तो ये पोर्शन कम हो गया। तो ये कहलाता है टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा। इसको हम इसमें दिखा सकते हैं इस तरह से। ये जो है स्पिंडल बन रहा है धीरे धीरे, और अब ये इस तरह के दिखाई देंगे। ये है डाइकाइनेसिस। इसमें क्या हुआ, टर्मिनलाइजेशन हुआ, क्योंकि ये एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं तो ये क्या होंगे, ये कियाज्मेटा खिसक जाता है, ये टर्मिनल पोजीशन की तरफ चले जाते हैं। ये हो गया पूरा प्रोफेज। तो इस तरह से ये प्रोफेज की 5 स्टेजेस हैं
इसमें लैप्टोप्रोटीन में तो ये थोड़ा सा दिखने शुरू होते हैं, फिर ये कंडेंस होते जाते हैं और डाइकाइनेसिस तक आके ये पूरा अपना वो कम्प्लीटली जितना इनको कंडेंस होना उतना ये कंडेंस हो जाते हैं। अब जो आती है वो क्या आती है, मेटाफेज 1। इसमें क्या होता है, जो ये क्रोमोसोम है बाइवेलेंट, दो होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर है वो क्या करते हैं, अपने को ये अलाइन कर लेते हैं क्रोमोसोम्स ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। ये जो स्फीयर है, सेल जो है वो स्फीयर के फॉर्म में है, तो उसकी जो ये वाली पोर्शन है यहाँ पर, ठीक, ये इसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। ये कुछ है नहीं, जैसे इक्वेटर होती है वैसे ही है ये पूरा। तो ये वाली जो लाइन पूरी इस तरह की होगी, इससे इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये कहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, ये इक्वेटोरियल प्लेट पे इकट्ठे हो जाते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में कि किस स्टेज में ये, और जो है जो स्पिंडल फाइबर्स बने थे, स्पिंडल बनना शुरू हुआ, ये अपोजिट पोल्स से जुड़ जाते हैं। जो पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है अभी दिखाते हैं, ये जो है ये इमेजिनरी है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता इक्वेटोरियल प्लेट पर, इमेजिनरी है, जैसे इक्वेटर होता है बिल्कुल वैसे ही है। तो ये अब क्या हो गए, यहाँ पर ये इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइनमेंट हो गया इनका, और जो यहाँ से इधर वाले आ रहे हैं वो इस पोल पे जो है वो इधर वाले क्रोमोसोम्स को, और जो इधर है वो इन क्रोमोसोम से अटैच हो जाते हैं, और कुछ फाइबर जो है वो पोल टू पोल भी चलते हैं। तो इस तरह से ये स्पिंडल पूरा बन जाता है। तो क्रोमोसोम की ये थे, इन्होंने क्या किया, अपने को इक्वेटोरियल प्लेट पे अपने को अलाइनमेंट कर लिया, और इस तरह से ये इस समय हम स्टडी करते हैं क्रोमोसोम, क्योंकि इस समय क्रोमोसोम जो होते हैं वो मैक्सिमम मोटे होते हैं, कंडेंस्ड होते हैं, और उनका स्ट्रक्चर हम आसानी से गिनती भी कर सकते हैं कितने क्रोमोसोम है। इसके लिए भी हम मेटाफेज स्टेज देखते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे इस तरह से, यदि 10 क्रोमोसोम होंगे 10 के 10 इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। अगला है एनाफेज 1। इसमें क्या होता है, इसमें ये स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो सिकुड़ने शुरू होते हैं। सिकुड़ने की वजह से क्या होगा कि यहाँ से ये अलग हो जाएंगे होमोलोगस क्रोमोसोम, इधर के अलग और इधर के अलग। तो ये इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो अलग होंगे, लेकिन क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। तो इसको इस तरह से देखते हैं, ये मान लो ये है एक क्रोमोसोम, तो ये था, अब ये अलग होना शुरू हुए, लेकिन अलग होने में क्या होगा, जो ये वाला पोर्शन था ये कहाँ चला गया, इसमें जुड़ गया, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था वो यहाँ चला गया, इसका ये पोर्शन इसमें जुड़ गया, और इसका ये वाला पोर्शन इसमें आ गया, इसका पोर्शन इसमें आ गया। जहाँ पर ये जुड़े थे वहाँ पे इन्होंने क्या किया, जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर लिया। तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में इसका पोर्शन यहाँ चला गया और इसका यहाँ आ गया, और ये जो है इस तरह से ये अलग चला जाएगा, ये दूसरे पोल पे जाएगा। तो क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स तो अलग हो गए, लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड्स अभी बने। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो मियोसिस 2 आएगा उसमें ये क्रोमेटिड्स अलग होंगे। अभी क्या अलग हुए हैं,
क्रोमोसोम्स, और उनमें एक्सचेंज थोड़ा सा पार्ट क्या हुआ है, जैसे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड थे उनमें थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है वो उसका चला गया है, एक्सचेंज हो गया है। इसमें क्या होगा, और इसमें ये इसके साथ में थोड़ा सा लाल वाला, और जो लाल वाला है वो नीचे आ गया, लेकिन उसके साथ में थोड़ा थोड़ा हरा वाला, ऐसे ये नीला वाला ऊपर गया, लेकिन उसके साथ में एक क्रोमेटिड में ये सिस्टर दूसरे वाले होमोलोगस क्रोमोसोम का पार्ट आ गया। ऐसे ही इसमें इतना पार्ट इसका नीला वाला, तो इस तरह से ये वाले इधर आने लग गए और ये वाले इधर आने लगे। ये था मेटाफेज 1, ये है एनाफेज 1। क्रोमोसोम्स तो अलग हो गए, लेकिन क्रोमेटिड्स अभी उसी क्रोमोसोम में बने हुए हैं। एक क्रोमेटिड्स में खाली क्या हुआ है, ये एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ है, इतना ये यहाँ पर हुआ है और इधर यहाँ हुआ है। जो यहाँ पर ग्रीन वाला था वो इसके साथ चला गया, ये इसके साथ, ये हो गया एनाफेज 1। इसमें क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट बट सिस्टर क्रोमेटिड माने एक ही क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स हैं वो साथ साथ ही हैं, अभी वो अलग नहीं हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 2012 में इसमें क्वेश्चन आया। क्रोमोसोम अलग हुए हैं लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड्स अभी हैं, और सिस्टर क्रोमेटिड्स में अंतर कितना हो गया कि थोड़ा थोड़ा पोर्शन जो एक एक क्रोमेटिड में वो दूसरे वाले होमोलोगस क्रोमोसोम का आ गया है। ये हो गया एनाफेज 1। अब आता है टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 में ये जो है दोनों ये कहाँ पहुँच जाएंगे, एक पोल पर, और ये वाले कहाँ पहुँच जाएंगे, दूसरे पोल पे पहुँच जाएंगे। और फिर इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो डेवलप हो जाती है और न्यूक्लियोलस डेवलप हो जाता है, ये सेंट्रियोल भी ये डबल हो जाते हैं। तो इस तरह से ये इसमें क्या हो जाएगा, ये यहाँ पहुँच गए, ये वाले दोनों यहाँ पहुँच गए, और ये वाले इसमें जो है थोड़ा सा लाल का पोर्शन रहेगा, इसमें थोड़ा सा हरे का पोर्शन है, इसमें थोड़ा काले का पोर्शन है, और इसमें थोड़ा ब्लू वाले का पोर्शन है। और ये बिल्कुल जैसे न्यूक्लियस था बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। इसमें सेंट्रियोल न्यूक्लियोलस भी डेवलप हो जाता है, और ये
सेंट्रियोल यहाँ भी है, सेंट्रियोल यहाँ भी है। ये है टीलोफेज 1। इसके बाद इसमें क्या हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, साइटोकाइनेसिस। इसके बाद जो है क्या हो सकती है, साइटोकाइनेसिस, माने साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ये फरोज के द्वारा होता है या प्लेट बन जाती है। इसमें एनिमल और प्लांट में अलग अलग तरीके से होता है, पर जैसे भी है, एक यहाँ पर ये क्या हो गया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से क्या होगा, एक सेल ये बन जाएगी, एक तो ये बन गया और एक ये बन गया। और इसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ये क्रोमोसोम है हरे वाले, और इसमें चले गए ये लाल वाला, इसमें गया, और नीला वाला। बाकी स्ट्रक्चर जैसे सेल में होते हैं वो पूरे यहाँ पर आ जाएंगे। हालांकि अभी इतने क्रोमोसोम कंडेंस जो होते हैं वो थोड़े थोड़े लंबे होने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल जैसे ये सेल थी वैसे ही वहाँ पे बन जाएगी। कितने बन गए, दो ये डॉटर सेल्स बन गए। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे क्रोमोसोम कितने थे, यहाँ पे इसके पास 4, यहाँ पे कितने रह गए, 2। तो ये क्या हो गए, हैप्लॉइड सेल्स। यदि यहाँ हमने 46 से शुरू किए होंगे तो यहाँ कितने रह जाएंगे, 23। तो इस तरह से ये 4 थे, इसमें बिल्कुल ऐसे ही सेल वहाँ बन जाएगी। लेकिन ये है डॉटर सेल्स, लेकिन ये मियोसिस 1 के बाद है। अब इसके बाद शुरू होगी मियोसिस 2। इंटरकाइनेसिस दोनों न्यूक्लियर डिवीजन के बीच की है, वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर ये आ जाती है प्रोफेज 2। अब मियोसिस 2 इसमें भी होगी और मियोसिस 2 इसमें भी होगी। हम एक ले लेते हैं कोई सा भी, बिल्कुल सेम चीज़ वो दूसरे में भी चलेगी। तो ये क्या होगा, इसमें ये साइटोकाइनेसिस हो गई, 2 ये बन गए। तुरंत उसके बाद क्या होता है, ये प्रोफेज 2 आ जाएगी, क्योंकि इसमें एस फेज या इंटरफेज नहीं होती, डुप्लीकेशन नहीं होगा उसका। तो इस समय क्या होगा, ये बिल्कुल नॉर्मल माइटोसिस की तरह से डिवीजन होता है। और इसमें क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट होना फिर थोड़ा शुरू हो जाते हैं। इसमें प्रोफेज जो 2 आएगा, इसमें ये जो चीज़ें यहाँ प्रोफेज में हुई थी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई थी, न्यूक्लियोलस गायब हो गया था, कुछ सेल ऑर्गेनेल गायब हो गए थे, बिल्कुल वही होंगे। हम इसको ले लेते हैं, इस वाले को। इसमें एक रेड लिया है हमने और एक ब्लैक लिया, इसको ले लेते हैं। तो प्रोफेज प्रोफेज 2 में हम ये ले रहे हैं। इसमें क्या हुआ, हमें ये दिखने लगेंगे क्रोमोसोम्स, एक ये वाला और एक थोड़ा थोड़ा पोर्शन इसका ये ब्लैक है, और इसका रेड है। नहीं, ग्रीन था ना इसका, इसमें थोड़ा ग्रीन है और इसमें थोड़ा ब्लू है। फिर वही जो प्रोफेज की स्टेजेस हैं, स्पिंडल फाइबर से स्पिंडल बनना शुरू होंगे। फिर इसके बाद जो है इसमें मेटाफेज 2, मेटाफेज में भी वही काम होगा। उसमें क्या होगा, ये इक्वेटोरियल प्लेट पे अपने को अरेंज करेंगे। कहाँ पे, इस जगह। इसमें
थोड़ा पोर्शन ये ग्रीन है और इसमें थोड़ा पोर्शन ये ब्लू है। और ये स्पिंडल फाइबर जो है इसके काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं। काइनेटोकोर तो आपको बता चुके हैं, सेंट्रोमियर पर ये बटन शेप रिसेप्टर होता है। तो यहाँ पर ये अरेंज हो गए बिल्कुल वैसे जैसे यहाँ पे हुए थे होमोलोगस क्रोमोसोम, यहाँ पर ये क्रोमोसोम्स हैं, इसमें ये हो जाते हैं। उसके बाद फिर एनाफेज 2 आएगा। इसमें इक्वेटोरियल ये जो भी क्रोमोसोम्स हैं वो सब के सब कहाँ हो जाएंगे, इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं। फिर एनाफेज 2 में ये सेपरेट होंगे, जैसे यहाँ पर हुए थे क्रोमोसोम सेपरेट हुए थे, यहाँ पे क्या सेपरेट होंगे, ये क्रोमेटिड सेपरेट होंगे। ये इसमें थोड़ा नीला पोर्शन है और इसमें थोड़ा हरा पोर्शन। तो एक एक क्रोमेटिड तो बिल्कुल ओरिजिनल है और एक एक क्रोमेटिड क्या है, उसमें क्रॉसिंग ओवर हुआ है। तो ये यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स अब ये सिकुड़ना शुरू करते हैं। तो ये बीच में से सेंट्रोमियर क्या होता है, दो में बढ़ जाता है, ये वहाँ से जो है क्रोमेटिड्स बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो यहाँ से जो ये इस तरह से थे, ये इसमें थोड़ा पोर्शन इसका ग्रीन एक्सचेंज करके करा हुआ था, यहाँ भी क्रॉसिंग ओवर हुआ था। तो कहाँ से हटेंगे आप, ये कटेंगे ये यहाँ से, जब ये खींचेगा माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पिंडल फाइबर, तो ये यहाँ से अलग हो जाएंगे। इसमें और इसमें अंतर है, यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग हुए थे, यहाँ पर ये क्या होंगे, क्रोमेटिड्स अलग हो जाएंगे। तो ये हो गया एनाफेज 2। उसके बाद टीलोफेज 2। टीलोफेज 2 में क्या होगा, ये ऊपर पहुंच जाएंगे इस पोल पे और ये वाले इस पोल पे आ जाएंगे। एक न्यूक्लियस यहाँ बन जाएगा, एक न्यूक्लियस यहाँ बन जाएगा और बिल्कुल जो पूरा स्ट्रक्चर था इस जगह पर वैसे ही हो जाएगा। लेकिन दोनों में क्या क्या होगा, एक एक क्रोमेटिड होगा। एक क्रोमेटिड इसमें गया और इसका एक क्रोमेटिड इसमें गया, इसमें ये क्रॉस ओवर वाला गया और ये एक क्रॉस ओवर वाला इसमें गया। न्यूक्लियस इस तरह से ये दो पोल्स पे दो न्यूक्लियस बन गए। पर ये कैसे हैं, हैप्लॉइड, क्योंकि इनमें भी क्रोमोसोम कितने हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये न्यूक्लियोलस। कितने थे, 4। अभी कितने बनेंगे, ये एक सेल ये बन जाएगी और एक ये बन जाएगी क्रोमेटिड मटेरियल। यहाँ पे हमने किसको लिया था, एक ये वाला। तो इससे कितने बने, 2। ऐसे इससे कितने बनेंगे, 2। तो कुल मिला के हमें कितने मिल जाएंगे, 4 डॉटर न्यूक्लियस मिल जाएंगे, जिनमें क्रोमोसोम नंबर क्या रहेंगे, हाफ रहेंगे किसके, जो ओरिजिनल सेल थी। तो यहाँ तक तो ये मियोसिस 1 है। मियोसिस 1 से हमें 2 हैप्लॉइड सेल्स मिली। अब हम केवल एक को लेके चल रहे थे इसको, इससे हमें कितनी मिली, 2 और 2 दोनों से मिलके कितनी हो जाएंगी, 4।
ये क्या होंगी? हैप्लॉइड। और इनमें खास बात क्या रहेगी कि इसमें क्रोमोसोम नंबर आधे होंगे जितने ओरिजिनल लिए थे उसके हैप्लॉइड। तो ये जो है 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। तो यहाँ पर जब टेलोफेज आएगा उसके बाद क्या मिल जाएगा हमें? 4 हैप्लॉइड सेल्स। ये आया है 2022 में। और ये गैमीट्स कितने हैं? 4 टाइप के हैं, क्योंकि ये क्रोमोसोम बिल्कुल अलग तरीके का है, ये बिल्कुल अलग तरीके का है, ये बिल्कुल अलग तरीके का है, और ये बिल्कुल अलग तरीके का है। मतलब इनमें जो क्रोमोसोम जाएंगे वो बिल्कुल एक जैसे कोई भी नहीं होंगे, सब बिल्कुल अलग अलग होंगे। एक में तो इसको इस तरह से दिखा देते हैं हम। मान लीजिए हम ये लेते हैं 4, तो एक में तो क्रोमेटिड कैसा गया है? बिल्कुल ऐसा। दूसरे में इसमें क्रोमेटिड क्या गया है? ये जिसमें ये क्रॉसिंग ओवर हो रखा था। फिर इसमें ये गया है जिसमें पूरा क्रोमेटिड था, और एक इसमें गया है जिसमें ये क्या था? क्रॉसिंग ओवर हो रखा। तो इस तरह से ये 4 ये बनेंगे, और सबका क्रोमेटिन मटेरियल क्या होगा? बिल्कुल क्रोमोसोम अलग अलग होगा। तो ये इसीलिए जो 4 बनती हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। आपस में भी गैमेट्स क्या होते हैं? वो अलग अलग तरीके के होते हैं। तो इस तरह से ये पूरा 4 हैप्लॉइड सेल्स मिल जाते हैं। अब सिग्निफिकेंस क्या है इसका, मियोसिस का? सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस इसका ये है कि इससे जो है कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज अक्रॉस जनरेशन। हर एक जनरेशन में क्रोमोसोम नंबर क्या रहता है? फिक्स बना रहता है। क्यों? क्योंकि इससे जो गैमीट्स बने उनमें आधा था, तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो आधे आधे एक स्पर्म के क्रोमोसोम्स और ओवम के क्रोमोसोम मिलके फिर क्या करते हैं? वही नंबर मेंटेन रहता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो गई कि कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर इन ऑफ ईच स्पीसीज। इसीलिए ह्यूमन बीइंग में यदि 46 है तो 46 ही चलते हैं। क्यों 46 चलते हैं? क्योंकि स्पर्म में 23 आते हैं और ओवम में 23 आते हैं, तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो 46 मेंटेन रहता है। दूसरा क्या है कि इसमें क्या हो जाती है? जेनेटिक वेरिएबिलिटी हो जाती है। क्रॉसिंग ओवर जो हुआ था उसकी वजह से जेनेटिक वेरिएबिलिटी, माने जो 4 गैमीट्स बने हैं वो भी एक जैसे नहीं होंगे बिल्कुल। इसीलिए नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा कि इंडिविजुअल्स डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल एकदम एक से इंडिविजुअल्स नहीं होते हैं। और जो है ये किस लिए ज़रूरी होता है? जेनेटिक वेरिएबिलिटी ये इम्पॉर्टेंट होती है फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में आपने पढ़ा वेरिएशंस। जब वेरिएशंस होते हैं तभी कंपटीशन होता है, तभी नेचुरल सिलेक्शन होता है, तभी नई स्पीसीज बनती है। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वेरिएशन इसलिए हो जाता है क्योंकि क्या हुआ था? क्रॉसिंग ओवर हुआ था। यहाँ पर जो ये क्या हुए थे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया था। उस क्रोमेटिड का इतना पोर्शन इसमें चला गया और इस क्रोमेटिड का इसके साथ आ गया। तो इसकी वजह से ये 2 इम्पॉर्टेंट इसके सिग्निफिकेंस हैं मियोसिस की। अच्छा लगा हो आपको वीडियो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।